अभी तो कोई नहीं है। इस पे भी ओपन करूँ क्या? तो इतना डाटा वो करके काम आने लगता है। माइक बंद करना पड़ेगा। स्वाति, हेलो स्वाति हो ना? कैमरा अपना बंद कर देना है ना, तो उससे डाटा कम खर्च होगा है ना। और माइक माइक भी बंद कर देना, जब मैं बोलूंगा तभी ओपन करना है ना। 1 2 3। ये कौन है? 3 लोग। बंद कर देगा। जब तक कि मैं नहीं रहूंगा तब तक कि मेरे घर का टिकट उधरने वाला नहीं है। Internet lang ulit na. Kaya umalis na may headphone saya है। त्रिवेणी है ना? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? त्रिवेणी, त्रिवेणी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? आवाज का थोड़ा सा चल रहा है। डांस कर रहे हैं। हेलो सर। हाँ आपने भी बोला यहाँ से ये देखना है हो
है काफी लोगों का मेरे हिसाब से, पर ये अभी तक नैना नहीं आई है। उसको ऑनलाइन आने का बोल दो। क्यों रहा है? यहाँ पे अपने को, चलो ठीक है। अच्छा, सारे सारे बच्चे लोग एक और चीज करेंगे, जैसे ये मोबाइल का जहाँ पे नाम आता है ना, वहाँ पे अपना नाम डाल देना, तो मेरे को नाम पता चल जाएगा कि कौन कौन है ना। यहाँ पे मोबाइल का नाम आता है तो फिर समझ नहीं आता है कौन है ना। और एक नोटबुक ले लो। हाँ, कैमरा ये क्या है, Oppo A3s, किसका है ये? कैमरा अगर बंद कर दोगे बेटा तो वो डाटा कम खर्च होगा, नहीं तो डाटा ज्यादा लगेगा। कैमरा बंद कर दो अपना, तो उससे डाटा कम खर्च होगा। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, बस कैमरा बंद कर देंगे तो डाटा का लगेगा, कम लगेगा। आयुषी भी आ गई, त्रिशा। हेलो, हाँ त्रिशा, हेलो। अब पता है ये दिक्कत होने लगी, कुछ बच्चे कॉल करेंगे तो ये और एक आ गए। चलो चालू किया जाए। इसको मैसेज इसका कनेक्ट नहीं हो रहा है शायद। हेलो, मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ, उसमें आईडी पासवर्ड है, उसमें ज्वाइन मीटिंग में करो, आने लगेगा, है ना? हाँ ठीक है। कॉपी है, चलो ये हो गया इनको। हाँ वही वाला है ना पासवर्ड, वही है सब। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, है ना? हेलो, आवाज आ रही है बेटा सारे लोगों को? ठीक है, अनम्यूट कर दो। ठीक है, हम लोग, ये कौन है? ठीक है, हम लोगों ने कल थर्ड चैप्टर देखा था। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने कल जो उसका एक्सप्लेनेशन देखा था, आज हम उसके ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो ये थोड़ा सा सारे लोग ध्यान से देखेंगे, और इनके कुछ कुछ अगर आंसर करना चाहते हैं तो आंसर व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो, है ना? और ठीक है, ज्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना? पहला पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत का चयन करना है ना, कि गलत आंसर कौन सा है। ये 1 मिनट, और एक बच्चा है। बार बार गायब नहीं होना है यार बेटा, कैसे कर रहे हो तुम लोग? चलो ठीक है, स्क्रीन पे सारे लोगों को दिख रहा होगा, है ना? पहला वाला क्वेश्चन कि क्या इसमें से गलत है ना? तो पहले वाले में क्या चीज हो रही है कि पक्षी स्तनधारियों में, 1 मिनट में यहाँ पे दिख नहीं रहा है,
पक्षी और स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है क्या, है ना? तो आंतरिक निषेचन होता है पक्षियों में। बताओ। पक्षियों और स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है या नहीं, है ना? स्तनधारियों में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है ना। फिर कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी तथा पोषक तत्व होते हैं। तो कोलेस्ट्रम क्या था, फर्स्ट मिल्क था, मतलब ये भी वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, सही है ना। थर्ड वाला सेंटेंस है, स्तनधारियों में पॉलीस्पर्मिक को अंड सतह में रासायनिक परिवर्तन द्वारा रोका जा सकता है। पॉलीस्पर्मिक दिख नहीं रहा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? यस सर। नहीं दिख रही, मतलब जो लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा है? नो सर। एक सेकंड। अच्छा, क्लियर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है ना? सर कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा है। हेलो सर। हाँ हाँ, ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है ये नहीं दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। छोटे मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है या कैसे नहीं दिख रहा है, ये बताओ ना थोड़ा सा। सर कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा? सर कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, एक सेकंड रुको। ये वाली स्लाइड पे दिख रहा है? प्लेटलेट दिख रहा है, कुछ लिखा आ रहा है बस। क्या लिखा आ रहा है? कनक शिक्षा संस्थान मुल्ताई आईडी डी वारंगे हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। इतना शो हो रहा है और स्क्रीन पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है। अब अच्छा, अब मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं मैं भी नहीं दिख रहा। सर आप भी नहीं दिख रहे। एक सेकंड रुको, शायद नेट की तो दिक्कत नहीं है। नहीं सर नहीं दिख रहा, आवाज आ रही है। अब दिख रहा है? जी सर आ रहा है। अब स्क्रीन दिख रही है? क्वेश्चन दिख रहा है? जी सर दिख रहा है। हाँ ठीक है। अब दिख रहा है? पहला क्वेश्चन दिखा सभी को? जी सर। हाँ ठीक है, चलो बढ़े आगे। जी ठीक है, मुझे यहाँ अनम्यूट करना पड़ेगा। एक सेकंड, सारे लोगों का माइक बंद करने दो, है ना? नहीं कर, अच्छा नहीं कर रहा हूं मैं सारे लोगों का माइक। मेरे को ये जल्दी जल्दी इनके आंसर बताते जाओ, है ना? ठीक है ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन है कि कौन सा सेंटेंस इनमें से गलत है ना? तो पक्षी और स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है, तो पक्षी और स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है ना, मतलब सत्य है। कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी और पोषक तत्वों की बात आती है, तो हमने कोलेस्ट्रम को क्या बोला था कि उसमें पोषक तत्व होते हैं, है ना? तो ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया, है ना? फिर तीसरा वाला, स्तनधारियों में पॉलीस्पर्मिक को अंड सतह में रासायनिक परिवर्तन द्वारा रोका जाता है। पॉलीस्पर्मिक मतलब ये होता है, हमने स्तनधारियों के लिए क्या पढ़ा है कि एक एग है और एक ही उसमें स्पर्म होता है। तो पॉलीस्पर्मिक मतलब क्या चीज हो रहा है कि ज्यादा स्पर्म अंदर ना जा सके, उसको वो क्यों, उसके लिए, उसको रोकने के लिए क्या रहता है, केमिकल्स रहते हैं, जैसे एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम हो गया, वो दूसरे स्पर्मों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो सिर्फ एक ही स्पर्म एग में जा पाता है ना। तो रोका जा सकता है क्या? तो ऐसे रासायनिक कोई बाहर से हम अगर कोई केमिकल यूज करते हैं तो नहीं रोक सकते हैं ना। जो स्पर्म में होता है जो लाइसिन, उसी के कारण एक ही स्पर्म अंदर साइड में जाता है ना। लास्ट वाला है, मानव मादा में इम्प्लांटेशन निषेचन के लगभग 7 दिन बाद होता है। तो ये भी क्या है, सत्य है ना, क्योंकि उसको निषेचित होने के बाद में वो जाइगोट बन रहा है, फिर मोरुला बन रहा है, ब्लास्टुला बन रहा है। ब्लास्टुला में ट्रोपोब्लास्ट रहती है, ट्रोपोब्लास्ट ही एंडोमेट्रियम के साथ में आके इम्प्लांट होने में मदद करती है। तो इसमें जो टाइम लग जाता है वो 7 दिन का लगता है। मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, कि हम केमिकल रिएक्शंस के द्वारा उसको नहीं रोक सकते, है ना?
ठीक है, उसके बाद दूसरे पे चले। थोड़ा सा तेज बोलना है, मैंने किसी का माइक बंद नहीं किया है, इसलिए कुछ आंसर भी करते जाना है ना। ठीक है, दूसरे में क्या बोल रहा है, निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है कि सही कौन सा है ना। तो पहला क्या है, एस्ट्रोजन के उच्च स्तर के कारण ओवुलेटरी सर्ज होता है। ओवुलेटरी सर्ज मतलब क्या चीज हो रही, ओवुलेशन होना है ना, तो नहीं होता है। एस्ट्रोजन कोई इफेक्ट नहीं करता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब स्रावित होता है तब ओवुलेशन होता है या ओरी से एक बाहर आता है। तो ये वाला पहला सेंटेंस भी क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा वाला क्या है, यौन से आगे नियमित चक्र में ऊगोनियल कोशिकाएं संख्या में बढ़ने लगती है ना। तो कोशिकाएं संख्या में बढ़ने लगती है क्या, कोई बताएगा इसका आंसर? बढ़ती है या नहीं, सही है या गलत है, ये बताओ बेटा। कोई कुछ बोलो भी, आंसर करना है अपने को। आयुषी, त्रिवेणी, आयुषी त्रिवेणी आंसर करो बेटा। थर्ड आंसर है शायद इसका। थर्ड वाला नहीं, जो मैं क्या पूछ रहा हूँ अभी कि जब यौन आरंभन होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो रहे, तो ऊगोनिया जो है या ऊगोनियम है उसकी संख्या बढ़ती है या घटती है, ये सेकंड सेंटेंस के लिए बताओ। नहीं बढ़ती है ना। देखो ऊगोनियल सेल कहाँ रहती है, ओरी में रहती है। और हमने क्या बताया था कि जब गर्ल्स बेबी भ्रूणीय अवस्था में मदर के अंदर रहती है, तब जितने ऊगोनिया बन जाते हैं उतने ही लाइफ टाइम रहते हैं और वो ही परिपक्व होके एक के रूप में बाहर आते हैं ना। और टोटल एक गर्ल्स या फीमेल के अंदर में जो ऊगोनिया रह रहे हैं या एग होते हैं, वो कितने निकलते हैं टोटल लाइफ में, रिप्रोडक्टिव लाइफ में 400 से 450 एक बाहर निकलते हैं। तो लगातार उनकी संख्या कैसे होने लगती है, कम होती है। तो ये सेंटेंस भी गलत है। फिर तीसरा आता है, सेमिनिफेरस नलिकाओं से मुक्त होने वाले स्पर्म अधिक चल होते हैं। सेमिनिफेरस नलिकाओं से मुक्त होने वाले है ना, मतलब कहाँ, टेस्टिस के अंदर से जस्ट निकलने वाले। तो ये स्पर्म ज्यादा सक्रिय या चल नहीं होते। क्यों? क्योंकि उस टाइम में वो कहाँ पर रहते हैं, स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड रहते हैं वो, है ना, मतलब गोल आकार के रहते हैं, पूर्ण परिपक्व नहीं होते। उनमें कायांतर कहाँ पर होता है, जब इपिडिडाइमिस में आते हैं तब। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो चल नहीं होते हैं। तो ये भी सेंटेंस गलत हो गया। फोर्थ वाला सेंटेंस अब बचा यही वाला सही है ना, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में पोस्ट ओवुलेटरी अवस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्तर उच्च स्तर होता है। पोस्ट ओवुलेटरी मतलब 14वें दिन से पहले जो रहता है वो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर ज्यादा रहता है, और जो 14वां दिन रहता है उस दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच हार्मोन का स्तर अधिक रहता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं, नर प्रजनन तंत्र से संबंधित संरचनाओं में से विषम का चयन कीजिए। मतलब कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मैच नहीं करता है, बताओ सारे लोग। बेटा मैंने माइक खोला हुआ है सारे लोगों का, आंसर करो। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला इपिडिडाइमिस। बेटा फोर्थ वाला। तो वृषण के बाहर में निकलता है। फोर्थ वाला, फोर्थ आंसर किया है वो सही है। स्थाइमस, स्थाइमस क्या है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसका एक पार्ट है। और जो रेट ऑफ टेस्टिस है वो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आके जहाँ पे मिलती है, वाला भाग रेट ऑफ टेस्टिस कहलाता है ना। इपिडिडाइमिस जहाँ पे कुंडलित सर्पिलाकार नलिकाएं हो जाती है, जहाँ पे रेट ऑफ टेस्टिस खुलता है, वो इपिडिडाइमिस है। वास्ट डिफरेंस क्या है, जो इपिडिडाइमिस से स्पर्म को सेमिनल वेसिकल शुक्राशय तक या पेनिस तक लाती है, वो है वास्ट डिफरेंस। तो ये तीनों है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, और स्थाइमस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो अलग कौन हो गया, फोर्थ वाला। ठीक है, ठीक है। अगला, अगला है सीमन। एक सेकंड, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है।
सीमन का तरल भाग सेमिनल प्लाज्मा निर्मित होता है। किसके द्वारा सेमिनल प्लाज्मा बनता है? सेमिनल वाहिका। सेमिनल सेकंड प्लाज्मा सर फर्स्ट। नहीं बेटा, सेमिनल वाहिका द्वारा नहीं। उसने क्या बोला है? सीमन का तरल भाग सेमिनल क्या है यहाँ पे दिख नहीं रहा, प्लाज्मा है ना, मतलब लिक्विड किसके द्वारा बन रहा है? सेमिनल प्लाज्मा। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, पहले तो देखो प्रोस्टेट उधर से क्या आते हैं? स्पर्म आते हैं, फिर सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड आ जाता है ना, और फिर प्रोस्टेट ग्रंथि से लिक्विड निकल रहा था जो व्हाइट चिपचिपा रहता है, और वो जब मिक्स होता है तब वो सेमिनल प्लाज्मा बनता है ना। ठीक है, और उसी के कारण क्या होता है? शुक्राणु को तैरने के लिए एक स्थान मिल जाता है। ये भी चीज याद रखना है। ठीक है, एक सेकेंड दूसरे इसमें ना, रुको, सेमिनल प्लाज्मा बोल रहा है बेटा वो सीमन में, है ना, मतलब पूरा फ्लूइड कैसे बन रहा है ना। तो ये सेमिनल वाहिकाओं द्वारा जो निकल रहा है, मतलब शुक्राशय के द्वारा जो फ्लूइड निकल रहा है वो भी मिक्स होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकलता है वो भी, और यूरेथ्रा से जो निकलता है वो भी। ये नहीं, बर्थोलिन ग्रंथि से। तो पहला, तीसरा और चौथा, मतलब सेकंड वाला आंसर है ना। ठीक है, सेकंड वाला मतलब 3 चीजें मिली रहती है उसमें। पहला प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निकलने वाला फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल के द्वारा निकलने वाला फ्लूइड, और बर्थोलिन ग्लैंड के द्वारा निकलने वाला फ्लूइड, तीनों मिलके, है ना। यूरेथ्रा नहीं, यूरेथ्रा से कुछ भी सिक्रीशन नहीं होता है ना। अच्छा, एक और चीज याद रखना है, जो यूरेथ्रा रहता है उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं रहती है, लेकिन वहां का जो इन्वायरमेंट रहता है वो अम्लीय रहता है ना। अब यहाँ पे क्या चीज याद रखना है इससे रिलेटेड, कि शरीर की जितनी भी ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब जैसे माउथ हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, आई हो गई हमारी, है ना, स्किन पे जो होल्स बने हुए रहते हैं ना, वो हो गए, रेक्टम हो गया, पेनिस की ओपनिंग हो गई, वेजाइना की ओपनिंग हो गई, ये सारी की ओपनिंगें जो रहती है वहां पर कोई ग्लैंड नहीं है, लेकिन अम्लीय एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है ना। और वो क्यों रहता है? ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर साइड में ना जा सके, इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, ये चीज याद रखना है ना। ठीक है, पांचवा, स्पर्मिएशन निम्न में से किससे स्पर्म के मुक्त होने की प्रक्रिया है ना। तो स्पर्मिएशन, है ना, एक वर्ड हमने और यूज किया था, इंसीमिनेशन, है ना। तो स्पर्मिएशन का मतलब ये हो रहा है, ये फर्स्ट वाला आंसर है ना। सेमिनिफेरस नलिकाओं के द्वारा जो जब स्पर्म बाहर आता है रेट ऑफ टेस्टिस में, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मिएशन। और जब मेल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब स्पर्म प्रवेश करते हैं तो वो कहलाती है इंसीमिनेशन। ये थोड़ा सा नोट कर लो सारे लोग, है ना। स्पर्मिएशन मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलना स्पर्म का, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर आना, या तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में प्रवेश करना। ठीक है, बेटा लोग यहाँ तक ठीक है? हाँ। ये नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, अगला, परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल सामान्यतः एक स्वस्थ मादा की ओरी में उपस्थित होता है। मतलब किस दिन ओरी में वो उपस्थित होता है? किस दिन होता है? पहले से 8वें दिन होता है, या 11वें से 17वें, या 18वें से 23वें दिन, या तो फिर 24 से 28वें दिन? देखो, इस वाले के लिए सीधा सा याद रखो, कुछ भी अगर ऐसा आता है कि क्या उपस्थित होता है, और दिन वाले में तो देखो एग उपस्थित होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मतलब फैलोपियन ट्यूब में 14वें दिन, ओरी से बाहर आ जाता है ना। और जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो किस दिन रहता है? 11 से लेके 17वें दिन तक रहता है, क्योंकि 11वें दिन से क्या होता है, एग परिपक्व होने लगता है, प्राइमरी oocyte बना लेता है, वो 14वें दिन बाहर आ जाता है। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल अंदर के साइड में डीजनरेट होने के लिए अंदर बढ़ने लगता है ना। जब मैं
ये और एक फोन इससे लेट आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है मेरे को। 7वां है ना, स्पर्म की एक्रोसोमल अभिक्रिया होती है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है ना। स्पर्म की एक्रोसोमल अभिक्रिया होती है ना। तो किस तरह की अभिक्रिया है ये, क्या होता है उसमें? एक्रोसोमल अभिक्रिया का मतलब यह है कि एक्रोसोम का फटना और उससे लाइसिन और वो जो पाचक एंजाइम हेलुरिडिनेज था उसका बाहर आने की प्रक्रिया है ना। तो वो कब होती है? जब, इसका आंसर है, आंसर बताते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है इसीलिए ना, डायरेक्ट आंसर बताते हैं, बाकी फिर मैं ये सेंड भी कर दूंगा सबको, है ना। तो ये कब होता है? अंडाणु के जोना पैलिसिडा के साथ इसके संपर्क के कारण होता है, ठीक है। अगर जैसे सेकंड ऑप्शन देखें तो मादा यूट्राइन वातावरण की अभिक्रिया के कारण नहीं, कुछ भी नहीं होता है जब स्पर्म रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रवेश करता है तब, है ना। नर इपिडिडाइमिस, उसमें भी वहां पे कुछ नहीं होता है। यूट्रस में उत्पन्न होने वाले एस्ट्रोजन, उसके कारण भी कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। उसके बाद अगला 8वां है ना, निम्न में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है? नर सहायक ग्रंथि कौन सी नहीं है? आंसर करो बेटा। एम्पुला। हाँ, एम्पुला। एम्पुला जिन लोगों ने सोचा था वो सही है। ये एम्पुला क्या है, क्या है बताओ? का एक भाग है ना, बाकी ये तीनों क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, ठीक है। ठीक है, अगले पे, क्या स्पर्मेटोगोनिया विभाजित होकर स्पर्म का निर्माण करता है? यह स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ध्यान से यहाँ पे एक चीज ये देखो, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बोल रहा है वो बोल रहा है विभाजित होकर स्पर्म का निर्माण करता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है? समसूत्री विभाजन भी हो रहा है और अर्धसूत्री विभाजन भी हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, स्पर्मेटोगोनिया में 46 गुणसूत्र होते तथा इससे अर्धसूत्री विभाजन होता है। सिर्फ यहीं तक खत्म होती है क्या पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया? नहीं होती है ना, क्योंकि उसमें कायांतरण वगैरह भी हो रहा है ना। और वो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा, और फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तब स्पर्म बना, है ना। दूसरा वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है क्या? बेटा हाँ या ना बोलो। ये सेकंड वाला ऑप्शन, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है तब क्या स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है? नहीं होता है ना। फिर लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन देखो, स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड में रूपांतरित हो जाते हैं, है ना। ठीक है, ये तो हो रहा है स्पर्मेट, लेकिन ये क्या हो रहा है? जो स्पर्मेटोजोआ बोल रहा है वो, जबकि स्पर्मेटिड रूपांतरित हो रहा है किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। जब उसके ऊपर में पूंछ का निर्माण हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजोआ। जब वो खाली गोल संरचना रहती है तो वो क्या कहलाती? स्पर्मेटिड कहलाती है ना। तो इसका आंसर है थर्ड वाला, है ना, कि द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में 23 गुणसूत्र होते हैं तथा इससे अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं ना, तो इसको थोड़ा सा याद रखना जब सेंड करूंगा तब भी, है ना, ठीक है। अगला, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी मिलाओ। सिर किससे रिलेटेड है? एंजाइम से। सिर एंजाइम से। सर एंजाइम से रिलेटेड, आनुवांशिक पदार्थ से। हाँ, अनुवांशिक पदार्थ से। सर के अंदर में न्यूक्लियस रहता है और उसमें अनुवांशिक पदार्थ है। मध्य भाग किससे रिलेटेड है? मध्य भाग में क्या रहता है स्पर्म में? स्पर्म गति पे क्या रहता है? नहीं, ऊर्जा। ऊर्जा से, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं उसमें, है ना। और फिर क्या है थर्ड वाला भाग? एक्रोसोम। एक्रोसोम हेड पर है लेकिन उसके एंजाइम से। एंजाइम से। और लास्ट बचा एंजाइम से है ना, होता है। पूछ गति, है ना। तो अब यहाँ पे सीक्वेंस कौन सा बन जा रहा है उसका? सेकंड वाला बन रहा है ना। चलो ठीक है, लास्ट
11वां है ना। इनमें से किस में 23 गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र किस में होते हैं बताओ? इस पे मेटोगोनिया पे। द्वितीय कुसाइट। एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा सा चले गया था, अब बता। इस पर मेटोगोनिया पे। एक सेकंड में बेटा, ये मैं किसी की और रिक्वेस्ट है। हाँ ठीक है, अब बताओ किसके अंदर में 23 होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं कोई, है ना? सेकेंडरी कुसाइट। हाँ, सेकेंडरी oocyte में तो देखो, स्पर्मेटोगोनिया क्या है? जर्म सेल है, जनन कोशिका है। उसके अंदर में 46 गुणसूत्र रहते हैं, फिर उसमें अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन से क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी, तो 23 हो जाते हैं। और जाइगोट कब बन रहा है? जब शुक्राणु अंडाणु दोनों मिल रहे हैं तब बन रहा है ना। फिर क्या है? कोनिया। कोनिया भी क्या है? फीमेल जो जर्म सेल है ओवरी के अंदर में, वो वाली रहती, तो वो भी द्विगुणित रहती है। लास्ट वाला क्या आ जाता है? द्वितीय oocyte। ये क्या है? 23, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो गया है ना। चलो, अभी एक बार फिर से सही जोड़ी है ना। यहाँ पर बता, ट्रोपोब्लास्ट किससे रिलेटेड? ट्रोपोब्लास्ट किससे रिलेटेड है? थर्ड वाला। थर्ड वाला, हाँ सही है बेटा, थर्ड वाला। एंडोमेट्रियम से जुड़ी हुई ट्रोपोब्लास्ट की बाहरी परत होती है ना, क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाएं ही कोरियोनिक विलाई बनाती है और प्लेसेंटा के निर्माण में मदद करती है ना। फिर क्लेविस। क्लेविस क्या है? जाइगोट का समसूत्री विभाजन है। फिर इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या है? इनर सेल मास कोशिकाओं का समूह जो भ्रूण के रूप में विभेदित होता है। अच्छा, ये वर्ड याद रखना, विभेदित होना या डिफरेंशिएशन होना कहीं पर भी आ रहा है, मतलब कोई भी चीज का क्या हो रहा है, अलग अलग चीज, एक ही चीज है लेकिन उसके अलग अलग रूपों में वो बदलते जाती है ना। लास्ट है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में क्या है? एंडोमेट्रियम के अंदर में ब्लास्टोसाइट का धसना, है ना। ठीक है, ठीक है। 13वां, मानव प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है? एस्ट्रोजन। नहीं, अब तो बचे, अब तो 3 ही ऑप्शन बचे। एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से हो रहा है। बाकी सब कहाँ से हो जा रहा है? इधर प्लेसेंटा से भी स्रावित। और मेन जो रहता है वो एचसीजी होता है ना। और एचसीजी के लिए और याद रखना, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए भी जो टेस्ट होता है उसमें एचसीजी, वो जो प्रेगनेंसी किट रहती है उसमें एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा के कारण पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है ना। ठीक है, अगला है वास डिफरेंस में सेमिनल वाहिका से एक गुहा आकर मिलती है तथा यूरेथ्रा में खुलती है ना। तो ये क्या कहलाती है? वास डिफरेंस। शुक्र वाहिनी आकर यूरेथ्रा में वो एक गुहा बनाती है और फिर यूरेथ्रा में खुलती है, वो क्या कहला रहा था? और यहीं पे और एक चीज आके मिलती है, शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल से जो शुक्र वाहिनी आती है वो भी आके मिलती है। क्या कहलाती है बताओ? जल्दी जल्दी। अच्छा चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। इजेक्युलेटरी डक्ट कहलाती है ना। इपिडाइडाइमिस तो उधर नीचे टेस्टिस साइज हो गया। एफरेंट डक्ट इपिडिडाइमिस से निकलती है। यूरेटर ऊपर साइड में रहता है ना। तो क्या है? इजेक्युलेटरी डक्ट है ना। यहीं पर क्या होता है? सेमिनल की डक्ट आके मिलती है और जो इधर नीचे से वास डिफरेंस आती है वो भी आके मिलती है। ठीक है, ठीक है। 15वां, यूरेथ्रल मीट्स संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? ठीक है, इसका आंसर है, कोई बता रहा है आंसर? सी है ना।
यूरोजेनाइटल गुहा के बाहर खुलने से, है ना। मतलब मिड्स मतलब क्या चीज हो रहा है कि सारी ओपनिंग्स वगैरह खुल जाने के बाद, मिल जाने के बाद में कहाँ पर खुल रही है वो, है ना। तो कहाँ खिलती है, यूरोजेनाइटल गुहा के बाहर, मतलब जहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन या जो जेनाइटल ट्यूब रहती है या जो कोई ग्रंथि से आने वाली ट्यूब्स रहती है वो सब आपस में खुल के कहाँ पे खुलती है ना। ठीक है, उसके बाद मोरूला एक विकसित अवस्था होती है। किसकी विकसित अवस्था है? तथा ब्लास्टोसिस्ट बीच की। जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की संरचना है ना। ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है, 64 कोशिकाओं से ज्यादा संरचना हो जाती है, और जाइगोट द्विकोशिकीय, और मोरूला क्या था, 8 कोशिकीय या 16 कोशिकीय संरचना को हम क्या बोल रहे थे, मोरूला, है ना। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न में से विषम का चयन करना है, मतलब कौन सा अलग है। लिबिया मिनोरा। हाँ, लीबिया मिनोरा, है ना। कैसे है ये अलग, ये भी बताओ बेटा। क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन फैलोपियन ट्यूब के। हाँ ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन फैलोपियन ट्यूब के, और लिबिया माइनोरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट है ना। अपना नाम भी बता दो, मैं आवाज नहीं पहचान पाया हूँ। दीक्षा। अच्छा, दीक्षा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। इसके ये जो क्वेश्चन वगैरह है ये मैं बाद में भी बाहर भेज दूंगा, है ना। ठीक है, अब न्यू वाला चैप्टर चालू करते हैं, 4th चैप्टर, है ना। अच्छा, किसी को यहाँ तक कुछ बोलना है क्या? चलो, अब सारे लोग क्या बोलते हैं, सारे लोग ना कॉपी भी ले लेना, और थोड़ा सा यहाँ से अब पॉइंट्स नोट करते हुए चलना, है ना। ठीक है, जो चीजें बताते जाऊंगा वो चीजें नोट करते हुए चलना, है ना। चलो ठीक है, ठीक है। ये है 4th वाला चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या चीज है कि हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखो, मदर से लेके बेबी की केयर तक की जो भी उसकी हेल्थ हो गई, या जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं, या सारी चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। कि कोई डिसीज हो रही है तो कैसे हो रही, कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है तो वो क्यों है ना, ये सारी चीजें। ठीक है ना। फिर दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, अब हम मेन पॉइंट के बारे में चलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर सब लोग पढ़े हुए हैं, है ना। तो जो खास चीजें हैं जो हमको एग्जाम के लिए याद रखना है, जैसे 12th के एग्जाम के लिए भी, और इधर नीट जीएनटी या कोई दूसरे एग्जाम दे रहे हैं जो बायो से रिलेटेड है उसके लिए भी, है ना। तो सबसे पहले ये परिवार नियोजन कार्यक्रम था एक, है ना। तो ये क्या था, 1950 से 1951 में चालू किया गया था, और इसका बाद में 1971 में नाम चेंज कर दिया था, और इसको बोल दिया था परिवार कल्याण कार्यक्रम, है ना। तो ये याद रखना है कि परिवार नियोजन कब चालू हुआ था, 1951 में,
और उसको नाम परिवर्तित कर दिया था उसका परिवार कल्याण 1971 में। क्यों किया था, मतलब नाम परिवर्तित करने का ये रीजन नहीं था कि वो नाम गलत वगैरह, इसको और ज्यादा जो उसमें जो उसके एम्स थे कि हम क्यों वो कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उसमें क्यों चला रहे थे, ताकि मदर प्रेगनेंसी के टाइम में अपना केयर कर सके, अपने बेबी की केयर कर सके, कोई उसको प्रॉब्लम हो रही है तो डिलीवरी के लिए सही तरीके बता सके, ब्रेस्ट फीडिंग के, विनिंग के, बेबी को क्या फूड खिलाना है, इन सब की जानकारी को और ज्यादा अच्छे तरीके से बताना चालू कर दिया था, इसीलिए इसका नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पे ये आरसीएच का फुल फॉर्म चालू याद रखना है। आरसीएच क्या है ना, तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है। सर दिख नहीं रहा कुछ। किधर? स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ नो सर। अब दिखी? नहीं दिख रही। अब? नो सर। वो करो। नो सर। अब शेयर करना है ना उसे। एक सेकंड, अब दिखा? नहीं दिख रही। अब दिखा? त्रिवेणी? यस सर दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो ये आरसीएच का, हाँ क्या हुआ? म्यूट कर दिया हमने। ठीक है, आरसीएच का फुल फॉर्म याद रखना है ना। उसके बाद में दूसरा याद रखना है सहेली। ये क्या है, एक गर्भ निरोधक गोली है, और ये इसी को क्या बोलते हैं, ओरल पिल है ना। और जो गर्भ निरोधक ये गोली है, इसको किसने बनाया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में स्थित है ना। और इसी के लिए याद रखना है, जो सहेली है उसको, ये जो ओरल है टैबलेट, इसको क्या करते हैं, वीकली लेते हैं, है ना, डेली नहीं ले सकते। एक और सुनी होंगी मालाडी, है ना, वो जो मालाडी है वो पर डे ली जाती है, मतलब उसको डेली लेते हैं, वो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील है ना। ये क्या ओरल मतलब ये मुखीय गर्भ निरोधक गोली है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना। तो उसको कैसे लेते हैं, डेली, और जो सहेली है उसको लेते हैं वीकली। फिर एसटीडी, एसटीडी के बारे में पता है सब लोगों को, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो रही है, या जो सेक्सुअली कांटेक्ट में आने के कारण फैल रही है या हो रही है किसी को, तो वो क्या कहलाती है, एसटीडी। फिर एमटीपी, एमटीपी का फुल फॉर्म कोई बताएगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1971 में एक एक्ट बनाया गया था, जिसके अंदर में 12 से 15 वीक तक की प्रेगनेंसी को हम लीगली हटा सकते थे, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी थी कि अगर बेबी के अंदर में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी मतलब जो जन्मजात उसको कोई बीमारी हो सकती है, वो कोई अनुवांशिक बीमारी है तो, और या उस बेबी का भ्रूणीय विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, तो इन कंडीशनों में उसको हम एमटीपी का यूज कर सकते थे, है ना। दूसरी चीज, अगर कोई रेप केस हो रहा है अगर तो उसमें भी हम एमटीपी का यूज कर रहे थे, है ना। ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे है बर्थ कंट्रोल मेजर्स, है ना, जो गर्भ निरोधक विधियां क्या क्या हो जा रही है ना। तो ये कौन बहुत लेट आ रही है, नीतू? नीतू बहुत जल्दी टाइम नहीं मिल गया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, गर्भ निरोधक विधियां, तो इसमें दो तरह की थी, स्थायी विधियां और अस्थायी विधि। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले टेम्परेरी मेथड है। टेम्परेरी मेथड मतलब क्या चीज हो रही, अस्थायी विधियां, उसमें है सेफ पीरियड या रिदम विधि, या इसी को क्या बोलते हैं, लय विधियां, है ना। तो इसमें क्या चीज हो रही है, कुछ बातों का ध्यान रखना था, जैसे 13वें से 16वें दिन सेक्सुअली कांटेक्ट में नहीं आना था, क्योंकि 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। अब ओवुलेशन 14वें दिन हो रहा है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल फैलोपियन ट्यूब है, उसके अंदर में ओवम की लाइफ होती है या एग की लाइफ होती है 1 से 2 डे। ये पॉइंट नोट करो, 1 से 2 दिन एग की लाइफ होती है ना। और स्पर्म की लाइफ, फीमेल ये जो लाइफ दी है ये कब है, फीमेल बॉडी की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब स्पर्म चले जा रहा है तो वो कितने दिन वहां पे लाइव रहता है ना, तो वो 3 दिन तक रहता है। ठीक है, तो इस बीच में जब अगर ओवम या एग जब तक उपस्थित है तब तक सेक्सुअली कांटेक्ट में नहीं आना है। ठीक है, फिर है यहाँ पे कॉइटस मेथड, है ना।
तो क्वाइटस मेथड का मतलब क्या है? अपूर्ण सहवास। अपूर्ण सहवास मतलब जो हमने अभी स्पर्मिएशन और इंसीमेशन पढ़ा था, है ना। स्पर्मिएशन मतलब क्या हो रहा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर आना, और इंसीमेशन का मतलब ये हो रहा था कि जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर में पहुंच रहे थे। तो क्वाइटस इंटरकोर्स से या अपूर्ण सहवास, इसका मतलब ये है कि फीमेल बॉडी के अंदर में स्पर्म को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। ठीक है। उसके बाद है स्पर्मिसाइड्स केमिकल, है ना, कि केमिकल के द्वारा या रसायनों के द्वारा, इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणुनाशक रासायन। शुक्राणुनाशक रासायन, तो वो क्या हो सकते हैं? कोई टैबलेट्स, कैप्सूल हो सकती है, जेली हो सकती है, पेस्ट हो सकता है, क्रीम होता है, जिसको जब सेक्सुअली कांटेक्ट में आना है उसके 10 से 15 मिनट पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंसर्ट कर लिया जाता है। और उसके लिए मेनली यूज करते हैं लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और जिंक सल्फेट। ये नोट कर लो, जो किन केमिकलों का या किन एसिडों का प्रयोग करते हैं, ये चीज भी पूछते हैं। अभी चैप्टर के लास्ट में जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ये चीजें, अभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है सभी को। हो गया? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक सल्फेट, इसके कंटेंट वाले अगर कोई भी पेस्ट, क्रीम वगैरह का यूज करते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ओ बेटा हो डफरो, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, बड़ी जल्दी आवाज निकल गई। ठीक है। उसके बाद है मैकेनिकल, मैकेनिकल मीन्स, है ना, मतलब क्या है? यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध में क्या है? कंडोम है, फीमेल मेल दोनों है, उसका यूज कर सकते हैं, जो कि मतलब स्पर्म वगैरह उधर फीमेल बॉडी के अंदर में न जाए। और फीमेल कंडोम में क्या रहता है कि जो स्पर्म वगैरह है वो अंदर साइड में यूट्रस वाले भाग में अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं ना। अभी डायग्राम दिखाऊंगा। फिर क्या है? डायफ्राम तथा सर्वाइकल कैप, ये कैसे रहते हैं? जैसे अपने पेन का ढक्कन रहता है उस तरह। एक सेकंड में डायग्राम दिखा देते हैं। ये फीमेल कंडोम, ये वाला दोनों साइड रिंग जैसी संरचना रहती है, जिसके कारण यूट्रस के अंदर में स्पर्म नहीं जा पाते हैं ना। फिर ये सर्वाइकल कैप बोला था। सर्वाइकल कैप एक छोटे से तंबू के जैसी संरचना या ढक्कन के, कटोरी के जैसी संरचना रहती है, जिसको सर्विक्स में इंसर्ट कर देते हैं, जिसके कारण स्पर्म अंदर नहीं जाते। लूप में भी क्या है? ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, इनसे क्या होता है? एसिडिक सिक्रेशन होता है, जिसके कारण स्पर्म की डेथ हो जाती है। कॉपर टी में भी अलग अलग प्रकार के कॉपर टी रहते हैं, वो भी सर्विक्स में इंसर्ट कर देते हैं, जिसके कारण स्पर्म आगे नहीं बढ़ते। फिर ये अभी मालाडी बताया था कि मालाडी क्या कर रहे थे? हम ओरली ले रहे थे, तो इसको कैसे लेते हैं? पर डे लेना पड़ता है। और वो जो सहेली थी वो क्या थी? वीकली टैबलेट थी, है ना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, फिर आती है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, है ना। इंट्रायूट्राइन डिवाइस मतलब क्या चीज हो रही है कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस मतलब यूट्रस के अंदर में या सर्विक्स के अंदर में हम कोई डिवाइस या कोई आर्टिकल इंसर्ट कर देंगे, जिसके कारण स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसके लिए अभी बताया था लूप हम यूज कर सकते हैं, कॉपर टी यूज कर सकते हैं। फिर ये बताया था कॉपर टी में CU-T आता है, एक CU-7 आता है, मल्टीलोडेड 375 होता है। जो क्या, अब ये जो है ये क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। जितनी भी ये डिवाइस है ये खासकर और एसिडिक इन्वायरमेंट जनरेट करते हैं, जिसके कारण स्पर्म की गति कम हो जाती है, साथ में वो फर्टिलाइज होने के लायक नहीं रह पाता है। ये कॉपर टी वगैरह यूज कर रहे हैं उसके कारण। ये वाला पॉइंट सारे लोग यहाँ पे ये इतना नोट करो, मल्टीलोडेड 375। और ये क्या करता है? डिक्रीज करता है स्पर्म, मतलब कम कर देता है स्पर्म की गति और उसके निषेचित होने की क्षमता को।
फिर अगला है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रोगेस्ट्रेट्स स्रावित करने वाले प्रोगेस्ट्रेट्स क्या होते हैं, जो स्पर्म की गति को कम कर देते हैं, या जो उसके फर्टिलाइज होने की कैपेसिटी रहते हैं उसको कम कर देते हैं, वो वाले हार्मोनों का ये स्त्रावन करते हैं। ठीक है। ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, है ना, मतलब भौतिक अवरोध, हाँ भौतिक अवरोध या कार्यकीय अवरोध, है ना। तो कार्यकीय अवरोध में क्या आती है, ओरल पील आती है ना। और ओरल पील के अंदर में क्या रहता है, एफएसएच रहता है और एलएच रहता है, जो स्पर्म को निषेचित नहीं होने देता है एक के साथ में। और उसी में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन वाली भी मेडिसिन आती है, जो क्या करती है, एंडोमेट्रियम को जल्दी ही तोड़ने लगती है ना। फिर अभी ये पिल्स के नाम बताए थे कि जो हार्मोनल पिल्स है वो क्या है, मालाडी है, और एक क्या है, सहेली है। मालाडी को डेली लेते हैं, सहेली को वीकली लेते हैं, है ना। ठीक है। फिर और एक चीज बताना था यहाँ पे, आईपीएल बोलते हैं ना एक, ये जो ओरल पिल आती है, हमने आईपीएल सुना हुआ है। आईपीएल का फुल फॉर्म पता है क्या, आई का किसी को, आई का फुल फॉर्म किसी को? इंटेलिजेंट पिल। ठीक है, इसको नोट कर लो। आईपीएल में आई का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट पिल। अब क्यों ऐसा बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें क्या चीज हो रही है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रहता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम टूटने लगती है, जिसके कारण अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो वो हट जाती है ना। ठीक है। फिर उसके बाद है अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जैसे इंजेक्शन, है ना। तो ये इंजेक्शन में याद रखो कि ये जो इंजेक्शन वाली मेथड है, इसको फ्रांस ने डेवलप किया था। किसने किया था, फ्रांस ने। और सबसे पहले या सबसे ज्यादा अगर वर्ल्ड में कहीं पे यूज होता है तो वो यूज होता है इंडोनेशिया। ठीक है। नहीं आज नहीं। इंजेक्शन वाली कॉन्ट्रासेप्शन मेथड फ्रांस ने डेवलप की थी, और इंडोनेशिया इसका सबसे ज्यादा यूज करता है, क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए रहती है। जैसे एक बार अगर हमने इंजेक्शन लगा दिया तो मतलब 3 महीने का रहता है, 6 महीने का रहता है, 1 साल का रहता है, उतने टाइम तक एग रिलीज नहीं होता है। और अगर मेल लगा रहा है तो उसके अंदर में स्पर्म रिलीज नहीं होते, या स्पर्म अच्छे से बन नहीं पाते हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद है एबॉर्शन गर्भपात। और इसके लिए क्या यूज कर रहे थे, एमटीपी यूज कर रहे थे ना, 12 से 15 वीक तक की प्रेगनेंसी के लिए। अब यहाँ पे एबॉर्शन के लिए हमने क्या चीज हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एबॉर्शन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स, है ना, RU486 इस मेडिसिन का यूज करते हैं, और इसका जो जेनरिक नेम है वो है मीफाप्रिस्टोन। ठीक है। ये जब 12th वीक तक की अगर प्रेगनेंसी रहती है, और जो कंडीशन हमने बताई, जैसे उसको कोई जेनेटिक डिसीज है, या उसका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, या कोई बॉडी के पार्ट अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, तो ये मेडिसिन देख के हम उस प्रेगनेंसी को हटा सकते हैं, है ना। दूसरी मेथड आती है डायलिटेशन या कॉर्टेज, है ना, क्यूरेटेज। डायलिटेशन में क्या करते हैं, जो सर्विक्स और वेजाइना है उसको डायलेट करते हैं, और अंदर एंडोमेट्रियम में जो भ्रूण इम्प्लांट हुआ है उसको एक आर्टिकल के द्वारा रिमूव कर लेते हैं। जैसे चम्मच जैसा रहता है, वो सर्विक्स से इंसर्ट करते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद है यहाँ पे वैक्यूम एस्पिरेशन मतलब इसका हिंदी क्या है, निर्वात चूसक, या ऐसी कुछ हिंदी है ना, निर्वात चूसन या निर्वात चूसक। तो वैक्यूम एस्पिरेशन में वही सर्विक्स से कैथेटर अंदर के साइड में इंसर्ट करते हैं, और जो एंडोमेट्रियम से जो भ्रूण इम्प्लांट हुआ है उसको हम बाहर साइड में रिमूव कर लेते हैं ना। फिर लास्ट है एब्सेंट। तो इसमें क्या है, संयम, मतलब जब इंसीमेशन होने वाला रहता है तो सेक्सुअली कांटेक्ट या मेल फीमेल को दोनों को ही अलग हो जाना होता है।
फिर है परमानेंट। ये जितनी भी मेथड थी सब क्या थी, अस्थायी मेथड थी। इसका मैं खैर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में सेंड कर दूंगा, जो भी चार्ट वगैरह है वो, या ये पीपीटी भी है ना, तो वहां से और अच्छे से नोट कर लेना है ना। ठीक है, फिर है परमानेंट मेथड, है ना। तो इसमें क्या है, स्टरलाइजेशन। अब स्टरलाइजेशन अगर बायो वाले हैं तो हमने बहुत बार सुना होगा। स्टरलाइजेशन तो अलग अलग चीजों के लिए आ रहा था। एक स्टरलाइजेशन पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम स्टरलाइजेशन करते हैं ना। तो यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ पर ये सर्जरी से रिलेटेड वाला है। तो इसमें दो तरह की सर्जरी होती है, एक वैसेक्टोमी होती है और एक ट्यूबेक्टोमी होती है ना। वैसेक्टोमी का मतलब क्या चीज हो रही थी, ये जो वास डिफरेंस यहाँ पे मेल में है उसको काट के ऐसे बांध दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ से स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। और ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं, जिसके कारण एग आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर कोई कपल है तो वो एग भी अगर कोई यहाँ पे ये स्टरलाइजेशन करवा ले रहा है, और इसको हिंदी में बोलते हैं नसबंदी, अगर ये चीज करवा ले रहा है तो वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन आता है, इसका सारे लोग आंसर करेंगे, है ना। क्वेश्चन ध्यान से सारे लोग पहले सुनेंगे, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सारे को, तो आंसर भी करना है ना। क्वेश्चन ये है कि किसी पर्सन की ट्यूबेक्टोमी या एक पे ट्यूबेक्टोमी अगर हो गई है या वैसेक्टोमी हो गई है, तो क्या इधर स्पर्म मेल के अंदर से बाहर आ पाएंगे? हाँ, सीमन तो बाहर आ रहा है, और हमने सीमन के कंटेंट में पढ़ा था कि उसमें स्पर्म उपस्थित रहते हैं, पोषक पदार्थ उपस्थित रहते हैं, कुछ विटामिन रहते हैं। विटामिन में विटामिन ए रहता है, विटामिन ई रहता है, बाकी भी दूसरे ग्लाइकोजन वगैरह उपस्थित रहता है। तो सीमन तो बॉडी से बाहर निकलता है, तो फिर प्रेगनेंसी होंगी या नहीं होंगी? सीमन बाहर आ रहा है मेल की बॉडी से, लेकिन उसने वैसेक्टोमी करा ली है, नहीं होगा, है ना। सीमन भले ही बाहर आ रहा है। अब सीमन दरअसल क्या था, ये जो सेमिनल वेसिकल था इसका फ्लूइड का मिश्रण था। प्रोस्टेट ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड, इनसे जो फ्लूइड निकलता था वो सब मिलके सीमन बना रहे थे, है ना। तो उसमें स्पर्म तो ये इधर से आ रहे थे वास डिफरेंस से, तो उसमें स्पर्म नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि वैसेक्टोमी हो रही है और बाहर आ रहा है शरीर से, तो उसके अंदर में स्पर्म नहीं रहेगी, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद में है लैप्रोस्कोपी, है ना। तो लैप्रोस्कोपी में क्या चीज हो रही है, एक लैप्रोटॉमी होती है। लैप्रोटॉमी का मतलब ये होता है कि हम जो लैप्रोस्कोप, स्कोप कैसे रहते हैं, के जैसे रहते हैं, नली के जैसे, जिसको यहाँ से इस सर्विक्स और वेजाइना से होते हुए अंदर साइड में डालते हैं, जिसके कारण हमको ये फैलोपियन ट्यूब में वो कहाँ पर हमको कट लगाना है वो दिखाई देता है। तो लैप्रोस्कोपी में भी क्या करते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के लिए ही प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पे याद रहेंगी। आगे बढ़े। ठीक है, अब यहाँ पे ये है एसटीडी। तो एसटीडी में क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचारी रोग, और उसके कारक के नाम दिए। ये चार्ट मैं तुम लोगों को बाद में सेंड कर दूंगा, अभी इसकी थोड़ी सी डिटेल पे चलते हैं। ठीक है, ये वाला चार्ट क्लियर दिख रहा है क्या सभी को? कोई आंसर कर पा रहा है? ये चार्ट क्लियर दिख रहा है बेटा? यस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले में डिसीज मतलब बीमारी का नाम दिया है, दूसरे में कॉजेज मतलब किस कारण से हो रही है, फिर उसके सिम्टम दिए हैं, फिर उसके इफेक्ट ऑन फीटस दिया है, मतलब बेबी के ऊपर में क्या क्या असर पड़ता है वो भी दिया, ट्रीटमेंट दिया, कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या क्या साइड इफेक्ट के कारण क्या क्या और ज्यादा जटिलता है या हमको प्रॉब्लम्स आ सकती है वो दी हुई है। तो ये चार्ट हमको याद रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, मैं बीमारियों के बारे में बताऊं उससे पहले एक चीज नोट कर लो सारे लोग, सिफेलिस और गोनोरिया, है ना। सिफेलिस और गोनोरिया ये इंटरनेशनल डिसीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में सिफेलिस और गोनोरिया इंटरनेशनल डिसीज है, मतलब ये ऑल वर्ल्ड में काफी लोगों को होती है। ठीक है,
ठीक है, अब पहली एड्स है ना, इसके बारे में जब 8th वाला चैप्टर आएगा तब और ज्यादा देखेंगे। यहाँ पे बस इतना याद रखो कि एड्स में क्या चीज हो रही है, मेन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मतलब अगर हम सेक्सुअली कांटेक्ट में आ रहे हैं तो ये हो रहा है, लेकिन ये किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट को या सेक्सुअल पार्ट को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, एड्स के लिए ये चीज याद रखना है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट को इफेक्ट नहीं करता है, ये इम्यून सिस्टम के पार्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, किसके कारण हो रहा है, HIV वायरस के कारण हो रहा है, और ये एक RNA वायरस है, एक रिट्रो वायरस है। ये पॉइंट मैंने काफी टाइम लिखाया है, नोट करवाया है ना, तो ये याद रखना है कि HIV का वायरस रिट्रो वायरस है और RNA वायरस है। टेस्ट कैसे करते हैं इसका, टेस्ट कौन से के द्वारा करते हैं, एलाइजा टेस्ट के द्वारा, है ना। और जो एलाइजा टेस्ट है वो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर सिम्टम, क्या क्या सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं, तो सिम्टम में फीवर रहता है, वीकनेस रहती है, इन्फेक्शन होता है, बॉडी कैंसर होता है, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन कब देखने को मिलती है, 3 साल लगभग हो जाता है इनके सिम्टम देखने में, 3 साल लग जाते हैं, लगभग 3 साल हो जाते हैं तब इसके सिम्टम दिखते हैं। इसके बारे में हम 8वें अध्याय में इसकी हिस्ट्री वगैरह सब चीजें देखेंगे, है ना। फीटस के ऊपर या बेबी के ऊपर क्या असर पड़ता है, अगर कोई लेडी को अगर एड्स है तो उसका बेबी भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ड्रग में हम यहाँ पे एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेते हैं और उससे वायरस की ग्रोथ को रोक लेते हैं ना। कॉम्प्लिकेशन में, क्योंकि ये वायरस है तो डेमेंशिया क्या है, एक मेंटल से मानसिक बीमारी है जिसमें याद रखने की, मतलब हमारा मस्तिष्क किसी चीजों को याद नहीं रख पाता है, और जब बहुत ज्यादा इसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है एड्स की तो पर्सन की डेथ हो जाती है। फिर क्लेमाइडिया बैक्टीरिया के कारण होता है ना। मेल फीमेल दोनों को हो सकता है, ज्यादा चांसेस फीमेल को रहते हैं। पेनफुल यूरिनेशन, सिम्टम में क्या है, पेनफुल यूरिनेशन, है ना, मतलब दर्द, यूरिन पास करेंगे तो दर्द होगा, है ना। इंटरकोर्स सेक्सुअली कांटेक्ट में आएंगे तो पेन होगा। म्यूकस डिस्चार्ज, क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है तो म्यूकस ग्लैंड में वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आने लगती है, जिसके कारण म्यूकस वहां से स्रावित होने लगेगा, है ना। फीटस के ऊपर इफेक्ट, वही प्री मैच्योर बर्थ, है ना। अगर सर्विक्स के अंदर में इन्फेक्शन हो गया है तो हमने कल देखा था सर्विक्स में म्यूकस प्लग रहता है, वो वहां पर नहीं बन पाएगा, जिसके कारण मिसकरेज हो जाएगा, बेबी टाइम से पहले ही बाहर आ जाएगा। ब्लाइंडनेस हो सकती है, बेबी को निमोनिया हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के लिए कई बार बताया कि अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई भी डिसीज हो रही है, चाहे वो किसी भी पार्ट की हो, तो वहां पे हम एंटीबायोटिक मेडिसिन का ही यूज करते हैं। फिर ये PID, है ना, इसका फुल फॉर्म बताया था, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, है ना, मतलब पूरा जो पेल्विक रीजन है, जो जहां पर यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उस पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। इनफर्टिलिटी, है ना, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, अच्छे से एग नहीं बन पाता है, अच्छे से वहां पे निषेचन नहीं हो पाता है। अगर मेल के अंदर में हुआ है तो स्पर्म का निर्माण अच्छे से नहीं होगा, फीमेल में हुआ है तो एग का निर्माण अच्छे से नहीं हुआ। अर्थराइटिस बोन से रिलेटेड होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो एप्टोपिक प्रेगनेंसी, इस टॉपिक के ऊपर मैंने बताया था कि जब यूट्रस के बाहर में एम्ब्रियो कहीं पर इम्प्लांट हो जा रहा है तो वो क्या कहला रहा था, वो कंडीशन क्या कहला रही थी, एप्टोपिक प्रेगनेंसी। और इस टाइम में भ्रूण कहीं पर भी इम्प्लांट हो सकता है, सिर्फ यूट्रस के एंडोमेट्रियम में नहीं हुआ, फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है, ओवरी के पास हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब के बाहर हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है, फंडस में हो सकता है, फंडस के बाहर हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन है क्या कहलाएंगी, एप्टोपिक प्रेगनेंसी, तो वो भी होने के चांसेस रहेंगे। फिर जेनाइटल हर्पिस, ठीक है, तो जेनाइटल हर्पिस को याद रखना है, ये क्या है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट और सेकंड के कारण हो रही है। जेनाइटल सोर्स, है ना, मतलब जेनाइटल सोर्स मतलब जो जेनाइटल रीजन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें हार्डनेस आ जाना है, वहां पर छोटे छोटे पिंपल्स आ जाना है, फीवर आ जाना है ना। ब्रेन डैमेज होना है, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है बेबी के ऊपर, तो उसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। बेबी स्टिल बर्थ का कोई अर्थ बताएगा कि क्या होता है स्टिल बर्थ, मतलब मरे हुए बेबी को जन्म देना। हाँ, मरे हुए बेबी को जन्म देना। हाँ, मरे हुए बेबी को जन्म, जब मरे हुए बेबी का जन्म होता है तो वो क्या कहलाता है, स्टिल बर्थ कहलाता है ना। ट्रीटमेंट, क्योंकि वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा नहीं,
वायरस के कारण हो रहा है तो क्या चीज होंगी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपिया देंगे, है ना। ठीक है, अगला देखते हैं जेनाइटल बर्थ। क्या चीज हो रही है, जेनाइटल, ये अब जाके कौन आया जेनाइटल रीजन में फुंसी आना है और वो कैसी रहना है, रेड रहना है ना। तो उसके लिए भी जो हम मेडिसिन वगैरह चला रहे हैं, केमिकल और सर्जिकल, और क्योंकि वहां पे वो जो फुंसियां होती है वो, या क्या बोलना चाहिए, मस्से जैसी बन जाएंगी, कड़क हार्ड जैसे मस्से जैसे बन जाएंगे, तो उसको हम केमिकल या मेडिसिन के द्वारा या सर्जरी के द्वारा हम रिमूव कर सकते हैं। गोनोरिया, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्या है, इंटरनेशनल डिसीज है ना। तो नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होती है, मेनली किसके अंदर में, मेनली फीमेल में होती है, मेल में कम होती है। क्या बेबी के ऊपर साइड इफेक्ट पड़ता है, ब्लाइंडनेस और स्टिल बर्थ, क्योंकि बैक्टीरिया के कारण हो रही है तो फिर से वही एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे, है ना। ठीक है, सिफेलिस, इसके लिए भी बताया था कि ये क्या है, एक एसटीडी है लेकिन इंटरनेशनल डिसीज है ना। ट्रोपोनोमा पैलेडियम बैक्टीरिया के कारण हो रही है ना। क्या क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो जो जेनाइटल रीजन है उसमें रैशेस आना है, इचिंग होना है वहां पे, वहां से फ्लूइड बाहर की ओर सिक्रीट होना है, म्यूकस सिक्रीट होना है ना। और बेबी के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, वही मिसकरेज, क्योंकि इन्फेक्शन है तो मिसकरेज, और क्या ले सकते हैं, एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। फिर लास्ट डिसीज आती है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी वायरस बताया था। हेपेटाइटिस जितने भी है वो उसके बीमारी का नाम और वायरस का नाम सेम है। ठीक है, क्या चीज लगना है हेपेटाइटिस में, अब ये दरअसल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, लेकिन ये मेन जो असर करती है वो लीवर के ऊपर करती है। लीवर इसमें हार्ड होने लग जाता है, लीवर की सेल डैमेज होने लगती है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, जॉइंडिस हो जाता है, एब्डोमेन पेन होने लगेगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। और अगर यही कंडीशन, अगर इन्फेक्शन रहा और बेबी को भी ये हुआ तो बेबी का वेट वगैरह अच्छे से नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म वगैरह है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये अभी जो हमने कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बताई थी उसका चार्ट है, ये मैं सभी को सेंड कर दूंगा तो इससे और अच्छे से समझ लेना, है ना। एमनियोसिंथेसिस के बारे में थर्ड चैप्टर में भी बताया था। यहाँ पे बस थोड़ा सा ही बताऊंगा कि एमनियोसिंथेसिस जब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। दरअसल एमनियोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, हम सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी इसको वर्ल्ड में यूज कर रहे थे, जिसके कारण इस पे बैन कर दिया था। और उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसमें जो भी पर्सन, ये क्या बनाया था इसके लिए, हाँ ठीक है, 1971 के समथिंग में एक एक्ट बनाया था, एमटीपी एक्ट वो किया था, जिसके अंदर में इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन पे बैन लगा दी थी और 50,000 का जुर्माना भी लगा रहे थे कि अगर कोई ऐसा करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करवाता है तो। मेथड में क्या चीज हो रही, जैसे यहाँ पे ये एम्ब्रियो दिख रहा है, इसके अंदर में हम सिरिंज से अच्छे से केयरफुली निडल इंसर्ट करते हैं, यहाँ के फ्लूइड को 5 से 10 ml तक रिमूव करते हैं। साथ में हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा भी देखते हैं कि हमारी ये जो नीडल अंदर जा रही है ये कहीं पे बेबी को टच तो नहीं हो रही है ना। और फ्लूइड को निकाल लेते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। क्यों करते हैं, लिंग को पता करने के लिए, लेकिन इस पे बैन है ना। या उसमें कोई गुणसूत्रीय बीमारियां है, या उसकी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब उसका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा, तो उसके अंदर में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अच्छे से है या नहीं, उसमें जो कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, बेबी को तो नहीं इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें देखने के लिए करते हैं, है ना। फिर एक ये इनफर्टिलिटी, ये कौन है, सीखा शर्मा, इसको ठीक है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांध्यता या बांझपन जिसको बोलते हैं, है ना। तो मेल फीमेल दोनों तरह की इनफर्टिलिटी होती है, मेल इनफर्टिलिटी भी होती है और फीमेल इनफर्टिलिटी भी होती है ना। मेल इनफर्टिलिटी का मतलब, मेल इनफर्टिलिटी का मतलब कोई बता पाएगा, मेल इनफर्टिलिटी का मतलब बताएगा कोई।
तो कोई बोलेगा मेल इनफर्टिलिटी में क्या होता है? नर बंधेगा ना, क्या? शुक्राणुओं का चेहरे नर बांध्यता में क्या होता है? क्या होता है? शुक्राणुओं का चेहरे परिपक्व नहीं होता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मेल इनफर्टिलिटी में यही चीज होती है कि स्पर्म या तो हेल्दी नहीं बन पा रहा है, या तो जितनी क्वांटिटी में चाहिए, मतलब 3 से 4 ml सीमेन है, उसके अंदर में कम से कम 3 करोड़ स्पर्म चाहिए, तब जाके वो निषेचन हो पाएगा, है ना। अगर इससे कम मात्रा आती है या 2 करोड़ से कम मात्रा आती है स्पर्म की, तो उस पर्सन, मतलब वो जो कपल है, उनको बेबी नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि इतने स्पर्म, यूट्रस है उसके अंदर में जो एसिडिक इन्वायरमेंट था, वहीं पर वो नष्ट हो जाना है ना। तो कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा स्पर्म होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही है तो मेल इनफर्टिलिटी रहेंगी। फीमेल इनफर्टिलिटी में बहुत सारे कारण हैं, जैसे कोई फैलोपियन ट्यूब में अगर एक आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो स्पर्म नहीं होगा, उसमें विलाई उपस्थित नहीं है तो वो भ्रूण को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। एंडोमेट्रियम अच्छे से नहीं बन पा रही है, अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रही है, तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। या फीमेल के अंदर में हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, LH हार्मोन हो गया, इनके अगर हार्मोनल कोई एब्नॉर्मलिटी है तो भी उसके अंदर में इम्प्लांटेशन या वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगी। तो ये चीज कहलाती है फीमेल इनफर्टिलिटी। क्या यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हम यहाँ पे कुछ मेथड यूज, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, IVF हो गया, है ना, गिफ्ट हो गया। गिफ्ट के फुल फॉर्म कोई बता पाएगा क्या? गिफ्ट के फुल फॉर्म कोई बता पाएगा? गिफ्ट का कोई फुल फॉर्म? नहीं बता। गिफ्ट का फुल फॉर्म? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हाँ, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और जिफ्ट का क्या होगा? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, है ना। तो गैमेट वाले में क्या कर रहे थे, हम 2 गैमेटों को ही इम्प्लांट कर अंदर ट्रांसफर कर रहे थे फैलोपियन ट्यूब में, और जाइगोट में पहले उसको हम दोनों युग्मकों को ले रहे हैं, लैब में उनको फर्टिलाइज करा रहे हैं, उसके बाद हम उनको इम्प्लांट कर रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर, या ट्रांसफर कर दे रहे हैं ना। फिर अगली मेथड आती है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है कि हम मेल फीमेल के इस जो गैमेट है उनको निषेचित करवाते हैं, और उसके बाद जो हेल्दी मदर है उसके अंदर, या जो कपल है वही वाली जो मदर के अंदर में इम्प्लांट कर देंगे और बेबी उससे डेवलप होता है ना। तो ये सब क्या कहलाते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। अच्छा, जिस मदर के अंदर में हम ऐसा जो गैमेट है या जो एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर करते हैं, जिस मदर के अंदर में, दूसरी मदर के अंदर में, मान लो 2 कपल है और एक दूसरी मदर के अंदर में हम इम्प्लांट कर रहे हैं, तो वो मदर क्या कहलाती है? ये बताएगा कोई? सैरोगेट मदर। क्या? सैरोगेट मदर। हाँ, सैरोगेट मदर कहलाती है ना। ठीक है, सैरोगेट मदर कहलाती है अगर हम बेबी को दूसरी मदर के अंदर में इम्प्लांट करते हैं तो। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो 2 डायग्राम दिख रहे हैं, 2 फोटो दिख रही है, ये क्या है? जो फर्स्ट दिख रही है लूसी जो है ब्राउन, है ना, ये क्या थी? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी, जिसको इंग्लैंड के अंदर में ओलहाम में 25 जुलाई 1978 को बनाया गया था। और इसको जो मिसेस ब्राउन थी, उसकी जो फैलोपियन ट्यूब थी वो अच्छे से डेवलप नहीं थी, मतलब उसमें पतली थी वो, जिसके कारण एग आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो आर्टिफिशियली पहले फर्टिलाइज कराया एग और स्पर्म को, और फिर इम्प्लांट कर दिया था। तो इसमें डॉक्टर पैट्रिक और रॉबर्ट एडवर्ड ने इसको मतलब किया था, है ना। उसके बाद में फिर दूसरे देशों ने भी किया था। फिर जो नीचे दिख रही है कनुप्रिया अग्रवाल कौन थी? कनुप्रिया अग्रवाल। ये फर्स्ट, ये कौन इस पर ड्रॉ कर रहा है शायद?
कनुप्रिया अग्रवाल। जो कनुप्रिया अग्रवाल थी, ये क्या थी, फर्स्ट इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी थी, है ना, जिसका जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1978। 3 अक्टूबर 1978, इसको नोट करो सारे लोग। कनुप्रिया अग्रवाल का जन्म हुआ था 3 अक्टूबर 1978, 1978। ठीक है, किसने बनाया था, है ना, तो इसको बनाया था डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। और इसका निक नेम था दुर्गा। दुर्गा तो नहीं है कोई, इसका निक नेम था दुर्गा, और बनाया था इसको डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। अब ये तो फर्स्ट इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी थी, लेकिन इसको अच्छे ज्यादा टाइम तक नहीं रही थी, या इसको ऐसे ऑफिशियली नहीं माना गया था, है ना। ऑफिशियली जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो थी कुमारी हर्षा चावड़ा। इसको नोट करो, जो ऑफिशियली जिसको एक्सेप्ट किया था इंडिया में, वो थी कुमारी हर्षा चावड़ा, जिसका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1986, 1986, 6 अगस्त 1986। और इसको डेवलप किया था डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। ठीक है, इतना हुआ। बेटा बोलो, जिन लोगों के माइक खुले हैं, मेरे को 2-3 लोग आंसर करो। हो गया इतना? हो गया। ठीक है, कुछ पॉइंट्स अब मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइंट्स अब नोट करना है ना। तो कहाँ सेट है? ठीक है, पहला वो, अच्छा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या का अध्ययन करना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, डेमोग्राफी। हाँ, डेमोग्राफी। ठीक है, यहीं पे नोट करो, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, फातिमा कौन थी? फातिमा कौन थी? ये पूछा गया है एक बार क्वेश्चन, फातिमा कौन थी? ये वो बेबी थी जिसके कारण में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन हुई थी। बताया था मैंने? कैसे? अरे मतलब काउंटिंग चल रही थी, तो उस बेबी का बर्थ हुआ और वर्ल्ड की पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई। चलो, एक और है। हाँ, 2003 में चाइना में चालू हुआ था कंडोम कार्ड वाइंडिंग मशीन। जैसे वो एटीएम मशीन रहती है, वैसे कपल्स के लिए कार्ड बना दिया गया था, और वो कार्ड से वो वेंडिंग मशीन से कंडोम ले सकते थे। 2003 में चालू हुआ था चाइना में, और उसके बाद फिर चालू हुआ था इंडोनेशिया और फ्रांस। इंडोनेशिया और फ्रांस में, है ना। और इंडिया में? इंडिया में अभी नहीं हुआ ऐसा। इंडिया में हॉस्पिटलों में रखे रहते हैं, पर ये वाइंडिंग मशीन मतलब वो मूवी वगैरह में देखा होगा ना, वो सिक्का या वो टेलीफोन बूथ देखे थे ना, सिक्का डालो और बात करो, वैसे वाला था। चाइना में कार्ड बना दिए थे, जैसे अपना एटीएम कार्ड है वैसा कार्ड, ये अभी भी है। कार्ड स्वैप करो और वहां से एक पैकेट बाहर आ जाएंगे।
हम्म। एनर्जी दे रहे हो क्या? ठीक है, धूप से। तो आज टाइम कितना हुआ चल रहा है? अच्छा सुनो सारे लोग, आज की 11:15 लास्ट क्लास है जो इतने लंबे टाइम तक चल पा रही है, क्योंकि ये जो जूम ऐप है इसमें 2 ही दिन इतना लंबा टाइम मिल रहा है ना। अगले दिन से सिर्फ अब 40 मिनट भर मिलेगा, और जैसे ही 40 मिनट होगा कॉल एंड हो जाएगा, है ना। तो सारे लोग जितने अभी जुड़े हुए हैं सारे लोग ना कल एकदम टाइम पे आ जाना 10 बजे, और हम 40 ही मिनट ले पाएंगे, 40 मिनट से ज्यादा नहीं ले पाएंगे कंटिन्यू। अगर 2 क्लासेस लगाना है तो फिर मेरे को मैसेज कर दो सारे लोग, कितने लोग रिस्पांस देते हैं, तो 2 क्लास लगाएंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। गुरुजी पर लॉकडाउन में तो ज्यादा टाइम पढ़ा सकते हैं ना, आप क्या करोगे? तो बेटा इधर जूम ऐप अलाउ नहीं कर रहा ना, 40 ही मिनट अलाउ कर रहा है। अच्छा, हमको नहीं पता था। सर दो टाइम कर देते। कि 2 टाइम कर दे, मॉर्निंग इवनिंग। यस सारे लोगों की इच्छा है मॉर्निंग इवनिंग। हाँ। सर। ठीक है, तो फिर इवनिंग का टाइम डिसाइड करूंगा, लेकिन आज नहीं कल से करेंगे वो, ठीक है। ओके ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं इस चैप्टर के, तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है। फिर से मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्या है? ये जितने क्वेश्चन इसमें हम वो कर रहे हैं इतने हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। प्रजनन तकनीक की सहायता से अंडाणुओं में शुक्राणुओं को सीधा प्रवेश करवाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जिसको पता है वो अनम्यूट हो और आंसर करो। क्वेश्चन एक बार फिर से। प्रजनन तकनीक की सहायता से अंडाणु में शुक्राणु को सीधे प्रवेश करने की विधि क्या कहलाती है? अंडाणु में शुक्राणु को प्रवेश करवाना है ना। सर आईटी ICSI है ना वो, बाकी की। और ये ET का फुल फॉर्म क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफर। हाँ ठीक है। दूसरा, एक समष्टि में IMR में वृद्धि, मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में वृद्धि, तथा MMR मदर मोर्टिलिटी रेट की कमी के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है विकास दर पे समष्टि में? अच्छा, ये अभी चैप्टर हुआ नहीं है, ये दरअसल हम 13 चैप्टर में इसके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे। आंसर ही बता रहा हूँ, विकास दर के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। मान लो IMR इन्फेंट या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब शिशु जन्म दर बढ़ गई है ना, और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मतलब मदर की जन्म दर में अगर कम हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जो समष्टि का विकास है वो तो, या जो बेबी का जन्म हो रहा है वो कब होता है? रिप्रोडक्टिव एज में होता है। तो रिप्रोडक्टिव एज में जो मदर रहेंगी वो तो बेबी को जन्म दे सकती है ना, तो कोई खास परिवर्तन नहीं होना है ना। फिर अधिक स्तनपान कराने वाली माताएं सामान्यतः गर्भवती नहीं होती है, इसका कारण क्या है? बताओ। गोनेडोट्रोपिन का दमन मतलब निष्क्रिय होना, है ना। अगर गोनेडोट्रोपिन दरअसल क्या करता है? स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और FSH हो गया इनके स्त्रावन वगैरह को, है ना। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन स्त्रावित होता है, जिसके कारण में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्त्रावित नहीं हो पाता। ठीक है। उसके बाद है चौथा, सामान्य बांधकरण तकनीक कम से कम साइड इफेक्ट के साथ गर्भ निरोधक के आसान तरीके होते हैं, फिर भी यह कपल के लिए अंतिम विकल्प नहीं है, क्यों? इसका आंसर बताओ चौथे का।
ये अधिकांश ये भी आया है बी क्वेश्चन। नंबर। दीक्षा, दीक्षा है क्या? बी पॉइंट। गलत है। नहीं, ए पॉइंट। अरे सभी है, सभी चारों, लास्ट वाला डी। अच्छा, सभी वाले ऑप्शन ही नहीं देखे। हाँ ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन गायब हो गया। कौन सा नंबर है? 5वां। हमारे देश में प्रजनन की समस्या की दृष्टि को स्वास्थ्य समाज का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया था? 1980 में। अरे 1950। परिवार कल्याण योजनाएं जो चालू करी थी या उसके बारे में विचार जो हुए थे वो सब कब हुए थे? राष्ट्रीय स्तर पर 1950 से। अच्छा, ये परिवार कल्याण जो ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसका कोई वो बताएगा कोटेशन? क्या कोटेशन है? छोटा परिवार सुखी परिवार। नहीं, लेकिन अभी और एक चेंज कर दिया ना, छोटे परिवार में 5 मेंबर भी हो सकते हैं। बताओ। एक लड़का और एक लड़की। अरे गलत, ये तो हम दो हमारे दो है, हम दो हम हमारा एक, ये कोटेशन है अभी। नया वाला है क्या? हम दो हमारा एक, ठीक है, बताया भी था। यस सर। ठीक है, 6वां क्या है? आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होती है। कब होती है? नहीं, बताओ। हाँ, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होती है, उनका प्रयोग कब कर लेना चाहिए? तब। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी बोलो ना, टाइम हो रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा। आपातकालीन, अरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन कब लेते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। सेक्सुअली फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला सेक्सुअली कांटेक्ट में आने के 72 घंटे के अंदर में लेते हैं ना, ना कि ओवुलेशन या मेंस्ट्रुएशन या इम्प्लांटेशन, ये सब चीजें बाद में होती है, तो वो फिर एबॉर्शन या एमटीपी वाली बात आती है ना। ठीक है, 7वां डायफ्राम महिलाओं द्वारा उपयोग में की जाने वाली गर्भ निरोधक युक्ति होती है। इसमें संबंधित नीचे दिए गए कथनों में सही विकल्प चुनिए। सही बताना है कि सही वाला सेंटेंस कौन सा है। सही बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से फिर पढ़ना। इसका है सी वाला, मतलब सेकंड और थर्ड सेंटेंस सही है। सर्वाइकल क्षेत्र ढके रखने के लिए करते हैं डायफ्राम का प्रयोग, और स्पर्म अंदर की ओर अंदर यूट्रस के अंदर में न जाए उसके लिए डायफ्राम का उपयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। 8वां एक निरोध विधि के रूप में शल्य क्रिया है, कौन सी है? वैसेक्टॉमी है। बाकी तीनों क्या है? जो ये जो पहली है ओरीडक्टॉमी है ना, तो ओरी की जो डक्ट रहती है उसको कट करते हैं, लेकिन ओरी का रिलेशन ही नहीं है कुछ फर्टिलाइजेशन होने। वैसेक्टॉमी में यूट्रस को कर रहे थे कॉन्ट्रैक्शन, वही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सिकुड़ने के लिए, है ना, तो वैसेक्टॉमी। 9वां दिए गए यौन संचारी रोगों में से उस रोग को पहचान कीजिए जो विशिष्ट रूप से यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा है? एड्स भी बताया था ना। और ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये 8 है इसका आंसर बेटा। ये वाला अभी लास्ट टाइम के नीट वगैरह में भी आया था, है ना। चलो लास्ट नहीं, और 2-4 और बचे। कंडोम निम्न में से किस कारण से सर्वाधिक प्रचलित है? किस कारण से है? एसटीडी के खतरे को कम। और नहीं, गलत है सर। सभी है ना, इंसीमेशन को रोक देता है ना, सेक्सुअली कांटेक्ट से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है ना, और एसटीडी को भी कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद है 11वां
जिफ्ट प्रक्रिया से संबंधित सही कथन क्या है? मिनट की तो बची है यार, रहने दो, लगाओ। लास्ट है, ये लास्ट ही है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। किसको दिक्कत हो रही है तो तेरा कुछ क्या बोल, इसका आंसर कर दो और बस हो गया। सर सारे तो सेम ही है। नहीं चेंज है सर, फर्स्ट वाला गलत आंसर है बेटा, और ये त्रिवेणी थी है ना? सर फोर्थ वाला। ये भी गलत है, सेकंड है बेटा, सेकंड है। माता दाता से जाइगोट को ग्रहण करके उसे फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है ना? जाइगोट को कर रहे थे किससे? दाता से लेके फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में देखो क्या बोला है उसने कि दाता से ग्रहण किए गए अंडे, जबकि जिफ्ट है मतलब अंडे को ग्रहण कर रहा है, मतलब ये तो सीधे सीधे हट गया है ना। उसके बाद मादा दाता से जाइगोट को ग्रहण करके यूट्रस में इंसर्ट करेंगे तो वो ऐसे ही वहां जो डिस्चार्ज हो रहा है एंडोमेट्रियम से, जो म्यूकस वगैरह या जो एसिडिक सिक्रेशन निकल रहा है, उसी से बह के बाहर आ जाना है। तो इम्प्लांटेशन होना ही नहीं है ना। लास्ट वाला क्या बोल रहे हैं? मादा दाता से अंड को ग्रहण करके यूट्रस, एग को लेंगे, अगर हम ओवरी को लेंगे और उसको यूट्रस में डाल देंगे तो कोई काम का ही नहीं है, वो फिर भी बाहर निकल जाना है ना। अब दूसरा सेंटेंस, जाइगोट को ग्रहण कर रहे हैं और उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब में डाला तो वो लुढ़कते हुए नीचे आएगा और यूट्रस के अंदर में इम्प्लांट हो जाएगा। यस सर, है कि नहीं? तो बस इतने ही थे। तो ये वाला चैप्टर खत्म होता है। इसके में जो कुछ फोटो वगैरह हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, है ना। अच्छा, ये एक बार अपने नाम बताओ ना, कौन कौन थे आज? थोड़ा सा मेरे को यहाँ नाम समझ नहीं आ रहा है। एक सर त्रिवेणी। हाँ, त्रिवेणी है। माइक्रोमैक्स Q4002 कौन है? माइक्रोमैक्स वाला कौन है? पता नहीं। वीवो वाला कौन है? फेस नहीं दिख रहा क्या? नहीं। अच्छा, सारे लोग अपना कैमरा ऑन कर दो। हाँ, सिंपल सा है ये। सबके इतने अच्छे फेस है, कोई नहीं दिखा रहा था। इनका नाम ना, ये क्या नाम है? साक्षी शर्मा। और कौन बच गया? सरिता सयानी। ये तो प्रेरणा है ना? सरिता सयानी और प्रेरणा है, मम्मी का नाम है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कल का टाइम, कल 5वां चैप्टर देखेंगे। हो सके तो थोड़ा बहुत देख के रख लेना, है ना। और कल वही 10 बजे वाला ही टाइम रहेगा, और पर कल सिर्फ 10 मतलब 40 मिनट रहेगा, ठीक है। तो हम एकदम फिक्स टाइम पे चालू करेंगे और फिक्स टाइम पे खत्म करेंगे। किसी को कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना। ठीक है, तो फिर खत्म करें कॉल। अरे बेटा, वो खत्म करे क्या? हाँ, सर क्या? कॉल को खत्म करे, हो गया। यस सर। कुछ पूछना है तो बता दो त्रिवेणी। चलो ठीक है, तो फिर सभी को गुड डे। सारे लोग एंड मीटिंग करना, नहीं तो डाटा खर्च होते रहेगा। यस सर।
करो धीरे धीरे। करो, हो गया, एंड मीटिंग कर दो। सर आप भी करो ना। सर ऑप्शन ही नहीं मिला एंड मीटिंग वाला। हाँ मैं कर दे रहा हूँ एंड मीटिंग फॉर ऑल।